जोहार साथियों, सांस्कृतिक बदलावों के ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और कमेंट करें। एक बार और जस्ट कहना चाहता हूँ 30 सेकंड कि जैसे आदरणीय राहुल जी ने बहुत अच्छी बात की माहौल बनाने का, तो हमें नियमित रूप से जो भी अपने आसपास के लोग हैं जो करवा रहे हैं पुरोहिती, अपने स्वजनों से जो पुरोहित का कार्य करवा रहे हैं, संस्कारक कार्य करवा रहे हैं, तो जैसे आदरणीय राम एस विश्वकर्मा जी हैं जो सिंगरौली, सीधी सिंगरौली तरफ से भेजते रहते हैं, ऐसे लगातार आप लोग भेजते रहिए। ऐसे ही मैं छोटा सा एक उदाहरण आपको बताना चाहता हूँ आप सबके सामने। अभी जो वर्तमान हम मीटिंग कर रहे हैं, हमारी इस मीटिंग के में से जुड़ते हैं आचार्य महेंद्र प्रताप जी। तो महेंद्र प्रताप जी अभी वर्तमान में भी एक गृह प्रवेश का संस्कार करवा रहे हैं। आदरणीय आशीष कुमार जी हैं, आईएएस, जो तमिलनाडु कैडर के 2004 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं, और उनके घर में आज ही गृह प्रवेश चल रहा, 10 बजे से लेके शुरू था कार्यक्रम। तो जब मैं अभी म्यूट था उस समय मैंने फोन से बात किया, तो उन्होंने कंफर्म किया हाँ पूजा चल रही है, थोड़ी देर बाद पूजा खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने अभी फोटो भी भेजी है, मैं ग्रुप में डालूंगा। तो जब आप अपने आसपास जो प्रमुख प्रमुख लोग हैं उनको ऊपर भी आप लोग फोकस करिए, जब उनके घर में कोई कार्यक्रम हो तो तुरंत उपलब्ध कराइए पुरोहित को। जैसे आशीष जी दिल्ली में रहते हैं, तो उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने बताया कि मुझे अपने गृह प्रवेश के लिए पुरोहित चाहिए, लेकिन जो पुराना पुरोहित है वो कह रहा मुहूर्त नहीं है 30 तारीख को, और मुझे 30 मार्च को ही मेरे पास समय है। तो मैंने कहा ठीक है, आप चिंता ना करें, हमारे हमारे जो आचार्य महेंद्र जी हैं उनसे मैं पूछूंगा, अपना पत्रा देखेंगे और मुहूर्त बताएंगे। तो मैंने आचार्य महेंद्र जी से बोला कि कृपया आप 30 तारीख का मुहूर्त निकालिए। तो आचार्य जी ने पत्रा पढ़ा और देखा कि हाँ 30 तारीख मुहूर्त निकल जाएगा। और फिर हमने उसी, आज से 1 महीने पहले की बात है, और उसी समय हमने उनकी मतलब कंफर्म कर दिया, कमिटमेंट हो गया कि ठीक है 30 मार्च को जो गृह प्रवेश का कार्य होगा वो आचार्य महेंद्र प्रताप जी कराएंगे। तो महेंद्र जी जब आज करवा रहे हैं कार्यक्रम, उसमें जितने भी गणमान्य लोग हैं पूरे अपने समाज के, यानी 100-200 लोग, गांव से भी आए हैं, शहर से भी आए हैं, बड़े बड़े अधिकारी आए हैं, क्योंकि आशीष जी आईएएस ऑफिसर हैं 2004 बैच के। तो अब क्या हुआ कि जितने लोग वहां देखेंगे, जब पूछेंगे कि ये पंडित जी कहाँ के हैं, तो बाई डिफॉल्ट प्रचार हुआ ना। तो इस तरह से माहौल बनता है, जो राहुल जी ने बोला माहौल बनाने की बात, ऐसे ही माहौल बनता है। जब हम लोगों ने 2023 में शुरू किया था, 22 में, तो उसके 1 साल बाद हमारे ससुराल में कार्यक्रम था, शादी का कार्यक्रम था। तो आचार्य रजन प्रसाद जी जो आज के प्रमुख मुख्य वक्ता हैं, मैंने अपने ससुराल में जिद किया कि नहीं, हम पुरोहित लड़की वाले पक्ष से हमारे पुरोहित होने चाहिए। तो उन्होंने थोड़ा सा पहले मतलब थे उनका रेजिस्टेंस कि नहीं हमारे पुराने पुरोहित जी हैं, पंडित जी उनको नाराज होंगे। तो हमने फिर बीच का रास्ता निकाला, तिलक में हमने उनको बुला लिया, तिलक में हमने पुराने पुरोहित हैं उनको बुला लिया, और फिर शादी के लिए आचार्य रजन प्रसाद जी को हमने पैनल किया और उनको ले गए साथ में, और हम साथ में बने रहे। और जब वहाँ जो जयमाला कार्यक्रम होता है, उस बहुत लोग भीड़ सामने इकट्ठी रहती है। जयमाल के समय सबसे विशेष कार्यक्रम वही माना जाता है, द्वारचार और जयमाल। तो जब जयमाल हुआ, तो जयमाल के बीच में हमने और आचार्य जी ने बातें की आपस में, और ये निर्णय हुआ कि जब वो जयमाल पहनाएंगे दूल्हा मतलब वर वधू एक दूसरे को, उस समय एक संस्कृत का श्लोक पढ़ेंगे आचार्य जी। तो आचार्य राजेंद्र प्रसाद जी ने बहुत अच्छा श्लोक पढ़ा, और उसके बाद काफी लोग, जब कार्यक्रम संपन्न हो गया तो काफी लोगों ने उसकी पूछा कि आचार्य जी कहाँ के हैं, पंडित जी कहाँ के हैं, पहली बार हमने इतना अच्छा शुद्ध उच्चारण सुना है, और सबने बहुत तारीफ की। तो इस तरह से माहौल बनता है। तो जब हम माहौल बनाएंगे, सम्मान देंगे, तो अपने आप जो लोग हैं सामने से कहेंगे भाई हमको भी पुरोहित बनना है। यानी हमको बैकग्राउंड में रह काम करना है, माहौल बनाए, सम्मान दें जो उस फील्ड में आते हैं। पहले क्या था कि लोग सम्मान देते नहीं थे, बोलते रहे तो अपने परिवार के, इनको क्या सम्मान देना है। ऐसा नहीं है, जो हमारे परिवार का पुरोहित है उसको उतना ही सम्मान दीजिए जितना आप पुराने पुरोहित को सम्मान दे रहे थे। फिर आप देखिए 2-4 साल से लेकर 6 साल में आप देखिए पूरा बदलाव हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय महेश मानव सर जुड़े हुए हैं, आपसे आग्रह है कि सर कृपया अपना जी परिचय देते हुए। महेश मानव जी से आग्रह है कि थोड़ा बात भी रखें, अपनी परिचय के साथ साथ अपनी बात भी रखें कि कैसे ये पुरोहित बहुत बहुत संस्कार समाज को भला करेगा। बहुत बहुत स्वागत सर, माइक बंद है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। सभी मित्रों का बहुत बहुत आभार कि समाज के उत्थान के लिए और व्यक्ति के उत्थान के लिए इतना महत्वपूर्ण कार्यक्रम लेके चले हैं। क्योंकि इस कार्यक्रम का महत्व इसलिए है कि ये जो संस्कृति होती है, कल्चर होती है, यानी प्रथाएं होती हैं और जीवन से जुड़ी चीजें होती हैं, और जीवन में क्या कल्याणकारी है, क्या दुखदायी है, क्या आनंद की तरफ ले आता है, क्या कष्ट की तरफ ले आता है, ये पूरा एक दर्शन है। हमारी जानकारी में, जहाँ का मैं रहने वाला हूँ उत्तर प्रदेश का,
और जो इटावा डिस्ट्रिक्ट पड़ता हमारा, जो भिंड ग्वालियर से मिला हुआ है, हमारे गांव आसपास जिले एटा, मैनपुरी, इटावा, इधर आर्य समाज का काफी असर रहा उधर। तो वहां लोगों ने शास्त्री और आचार्य किया। हमने तो विधिवत बीए और एमए के साथ इस हिसाब से किया है। इन लोग आचार्य की और शास्त्री और के बाद आचार्य होता पोस्ट ग्रेजुएशन के बराबर, वो एक अलग क्षेत्र है। तो उसमें वो लोग थे तो आर्य समाज के और पुराणों का काम करने लगे। और जो वेद में और पुराणों में जमीन आसमान का अंतर है, दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं। अब लोग कहेंगे ये क्या बात है, तो एक इशारे में बोल रहा हूं कि वैदिक धर्म में कोई भी मंदिर और मूर्ति की पूजा नहीं होती। जो ब्रिटिश काल में सबसे बड़े वेद के प्रचारक, वैदिक धर्म के प्रचारक दयानंद सरस्वती हुए हैं, अगर वो नहीं होते तो वेदों को कोई शायद जानता भी नहीं है, भूल गए होते सब। जो वैदिक संस्कृति की बात करते हैं, तो सबसे बड़े प्रचारक दयानंद सरस्वती पूरे जीवन भर प्रचार करते रहे। और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ, मंदिरों के खिलाफ पूरा इतिहास साक्षी है, सभी लोग जानते भी हैं। और उन्हीं को पौराणिक लोगों ने, जो मंदिर के नाम पर पूजा पाठ चला रहे हैं, पूजा पाठ करके अपना धंधा बिजनेस कर रहे हैं, जो मूर्ति पूजा की बात करते हैं, आज भी देश में हावी है वो मामला, उन्हीं दयानंद सरस्वती को 13 बार इन्हीं ब्राह्मणों ने जहर दिया, खाने में दिलवाया। 13 बार इन्हीं लोगों ने, कोई दूसरे ने दिलवाया, क्योंकि इनके कर्मकांड जो थे ये मूर्ति पूजा वाले, उसके वो विरोधी थे। अभी करीब 5-6 साल पुरानी बात है, रांची में जो एक स्वामी अग्निवेश थे, वो आर्य समाजी थे, अब तो नहीं है दुनिया में, कुछ 2-3 साल पहले वो चले गए संसार से। तो उन्होंने यही बोला था मूर्ति पूजा के खिलाफ, शिवलिंग के बारे में, कि वो ऊपर से बर्फ गिरती है, वहां ऐसा कुछ परिस्थिति बनती है धाराओं की और पानी बहने की, तो वहां बर्फ जम जाती है, शिवलिंग बन जाता है। तो ये कोई आध्यात्मिक या प्रकट नहीं होता है। तो उनके कपड़े फाड़े थे रांची में, पेपरों में भी आया, न्यूज में भी आया, खूब आंदोलन भी चला काफी दिनों उसके खिलाफ। आपको कोई आडंबर पाखंड करने की जरूरत नहीं है, न कहीं कांवर की जरूरत है, न कहीं तीर्थों के, धामों के, भगवानों के मंदिरों के चक्कर लगाने की जरूरत है। इस तरह तमाम पाखंड में, कथा भागवत में लाखों रुपए खर्च लोग करते हैं, उनकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन अभी अगर आप सीधे कहने लगोगे उनसे जो इस बात को, तो ये कहेंगे लोग भगवान विरोधी है, राक्षस है, दुष्ट हैं, ये नास्तिक हैं, पता नहीं क्या क्या करने लगेंगे। इसलिए ये जो कार्यक्रम है, इसके माध्यम से पहले प्रवेश करिए। और मैं भी जब नहीं जानता था तो मैं भी सब चीजें करता था। जब मैं पढ़ता था, स्टूडेंट लाइफ थी, तो मैं भी कुछ नहीं जानता था, तो मैं भी इसमें फंसा हुआ था कुछ न कुछ थोड़ा सा। लेकिन धीरे धीरे जब जानकारी होती गई सत्य क्या है, तो वो समझ में आ गया। हमने पंपलेट पर्चा भी भेजा था जनार्दन पटेल साहब को और विकास गंगवार साहब, जो 2 ही लोग परिचित हमारे थे इस कार्यक्रम में, उन दोनों को हमने वो भेजा था 1-1.5 महीने पहले। तो वो कार्यक्रम लोग कर रहे हैं, अच्छी बात है बहुत। जो भी लोग काम कर रहे हैं, हमने थोड़ा विस्तार में इधर-उधर बात कर दी, लेकिन सब अच्छा काम है और बहुत अच्छा होगा, निश्चित सफल होंगे। जो भी विधिवत तरीके से जहाँ जो कमी रह जाएंगी वो हम लोग सब लोग मिलकर दूर करेंगे। और निश्चित रूप से हम सब लोग मिलके इस राष्ट्र को गुमराह करने वाले, शोषण करने वाले, लूटने वाले, तमाम हथकंडे अपनाने वाले वो परास्त होंगे, और जो सदमार्ग दिखाने वाले हैं वो निश्चित सफल होंगे। हम लोगों को घरों घरों में जाके अपनी बात को प्रवेश में बताना है और संस्कार कराने हैं। और जहाँ हमारे यहाँ तो 40 साल से हो रहे हैं, जो हमारी जानकारी के हैं, उससे पहले हमसे पहले रामस्वरूप वर्मा रहे, वो कुर्मी बिरादरी के थे, सभी लोग जानते हैं। रामस्वरूप वर्मा अर्जक संघ वाले, वो अर्जक पद्धति से 60 साल पहले से, 70 साल पहले से कार्यक्रम करा रहे हैं। तो हम तो उसमें पढ़ते थे, तब भी वो कार्यक्रम करा रहे थे। आज के 70 साल पहले ये अर्जक संघ की लगभग, और सभी पहले न्यू रखी गई थी, तब से ये कार्यक्रम करा रहे हैं। उनका पूरा साहित्य है इसका, तथागत बुद्ध की जो संस्कार पद्धतियां हैं, इसी तरह अर्जक संघ की संस्कार पद्धतियां हैं, वो हमारी एरिया में चल रही है। हमारे यहाँ से रामस्वरूप वर्मा जी का गाँव कुल मिला के 40-45 किलोमीटर पड़ता है। रामस्वरूप वर्मा जी का गाँव जहाँ खुद जो अर्जक संघ के संस्थापक रहे, मिनिस्टर रहे हो, तो तमाम सारी चीजें उसमें हैं। तो वो तो उत्तरी भारत में इसलिए क्रांति भी ज्यादा हो गई रामस्वरूप वर्मा जी की वजह से, और उत्तरी भारत में ही पिछड़े वर्ग के लोगों ने उत्तर प्रदेश और बिहार में ज्यादा काम किया, तो वहां से ही जनता दल आया और आरक्षण लागू हुआ, 27% मंडल कमीशन लागू हुआ, पूरे इंडिया में लागू हुआ।
वो उत्तर प्रदेश और बिहार की देन है। और मध्य प्रदेश में लोग जो स्थिति आप देख रहे हो कि वहां जो क्या ब्राह्मणवाद, क्या पाखंड अंधविश्वास फैला हुआ है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जो भी और स्टेट को जानते हो, तो इनकी स्थितियां बड़ी खराब हैं। यहाँ ये ब्राह्मणवादी मानसिकता के बहुत पूरी तरह से डरे हुए लोग हैं और सहमे हुए लोग हैं। हमने 40 साल का पूरा इतिहास देखा है मध्य प्रदेश का, पूरे देश का। हमारी 68 ईयर्स ओल्ड हूँ, तो ये सारी चीजें देखी हमने। पूरे देश में बीएसपी पैदा किया है, वाम से के साथ शुरुआत से था और सब में सहयोग किया। जनता दल का तो मैं था ही था, सब कुछ था जो पूरा राष्ट्रीय लेवल पे। तो ये सारी चीजें उसको देख के हमने कुछ नई चीजें तैयार की हैं, उसमें सब लोग मिलकर अच्छा काम करेंगे। आध्यात्मिक क्षेत्र के, संस्कारिक क्षेत्र के जो भी लोग जहाँ काम कर रहे हैं, सबको मिलके एक अपना, जैसे आरएसएस का सेंटर नागपुर में है, इसी तरह उसके अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, किसान सेल, मजदूर संघ, सब कुछ है उनका, व्यापार मंडल, सब कुछ उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी तरह हमको भी एक बनाना पड़ेगा और कहीं डरने की कोई जरूरत नहीं है। समझदार अच्छे लोग हैं हमारे पास भी, तमाम तरह के सब आईएएस आईपीएस हजारों की संख्या में हैं, इंजीनियर्स हैं, चीफ इंजीनियर्स हैं, ईएनसी हैं, सब तरह के लोग हैं हर क्षेत्र में। हमारे लोग हैं, हमारा पूरा अनुभव है इस क्षेत्र में। तो इसको हमको तैयार करना पड़ेगा। सेंट्रल बॉडी का एक सेंट्रल कार्यालय बनाना पड़ेगा। तमाम बड़े बड़े लोगों के पास में तमाम संसाधन भी हैं, भवन भी हैं, बिल्डिंगें भी हैं, पैसा भी है, कोई कमी नहीं है, लेकिन उसको विधिवत तरीके से, अभी कोई हमारा आदमी शायद कोई बताते हैं एक किसी बर्मा पे कोई हवाई जहाज भले ही है, लेकिन किसी SC ST OBC वाले पे हवाई जहाज नहीं है। और कोई भी शायद है कि 50,000 करोड़ का भी आदमी शायद कोई इंडिया में नहीं मिलेगा, 50,000 करोड़ का शायद कोई SC ST OBC वाला नहीं मिलेगा। शायद ही कहीं हो तो भाई उसको कोई जानता नहीं होंगे। लेकिन हमारे जो लोग 10-10 लाख करोड़ के हैं, वो हमारे शोषण से ही हैं, GST से ही है। कोई भी बता सकता है कि पैसा आता कहाँ से। इस पे स्टडी करनी पड़ेगी, बड़े बड़े विद्वान है, पैसा आता कहाँ से और पैसे वाला बनता कैसे। ये दो मुद्दे हैं। कोई मिनिस्टर कहाँ से पैसा लाता है, जब शुरुआत में जीरो होता है उसके बाद हीरो बन जाता है। अंबानी पेट्रोल भरता था, उसके पिताजी धीरूभाई अंबानी दुबई में पेट्रोल पंप पे पेट्रोल भरते थे, वो इंटर पास थे और ये सब चीजें निकले थे घर से, और वो देश का सबसे बड़ा पैसे वाला आदमी बन गया। कहाँ से बन गया, कैसे बन गया भाई। और जो टाटा बिरला डालमिया थोड़ा पहले से ही पैसे थे, वो पैसे वाले थे, वो पीछे रह गए। तो इन चीजों को गहराई से अध्ययन करना पड़ेगा। इन पर पैसा कहाँ से आया, कैसे देश को चला रहे हैं, इनको बारीकी से जो हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं इस पे चिंतन मंथन करके अलग अलग विंग बनाएंगे, तब हम सरवाइव कर पाएंगे। अभी कोई नहीं कह सकता कि हम स्वतंत्रता पूर्वक जी रहे हैं, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो बिजनेस कर रहा हो, चाहे कुछ भी कर रहा हो। अभी वो डरा हुआ है, चाहे राजनीति कर रहा हो, वो केवल गुलामी कर रहा है, गुलामी के अलावा कुछ नहीं कर रहा है। और हर जगह उनके अनुसार काम कर रहा है, अपने लोगों का शोषण करा रहा है, चाहे वो सर्विस में हो, चाहे व्यापार में हो, चाहे किसी क्षेत्र में हो, चाहे राजनीति में हो। वो अपने लोगों को लुटवा के उनको पैसे वाला बना रहा है। और यही हमारे लोग, बीच के लोग कर पा रहे हैं। अधिकांश लोग यही कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं कि उनका कोई नुकसान न हो जाए। इससे बचने के लिए हमको विस्तृत चर्चा करनी है बैठ के। 4-4, 5-5 दिन के कैंप हम लोग लगाते हैं, लगातार लगा रहे हैं और पूरी जानकारियां देते हैं। तो इसमें अलग अलग फील्ड हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं, इन सब में हमको अलग अलग विशेषज्ञों को, पूर्णकालिक लोग, कुछ लोग तैयार करने पड़ेंगे। पूर्णकालिक जैसे आरएसएस में हमें काउंटर करने के लिए, उनका मुकाबला करने के लिए हमें उसी तरह से अपनी टीम खड़ी करनी पड़ेगी। इसी में हम लोग रात दिन लगे हुए हैं, सफलता भी मिल रही है। उसी कड़ी में आप सब लोगों से परिचय भी हुआ, हमारा हो रहा है। तो निश्चित रूप से हम सफलता की तरफ जा रहे हैं। और हम अगले जब कार्यक्रम में हम सब लोग विस्तार में बात करेंगे। और पूरी तरह हम 24 घंटे यही काम करते हैं। हमारा कोई मतलब कोई दूसरा काम नहीं, न कोई मैं नौकरी करता हूँ, न बिजनेस करता हूँ, 24 आवर्स यही काम करता हूँ। और दिल्ली में हमारे पास जो कार्यालय, रुकने की व्यवस्थाएं हैं, फैमिली से हमारा कोई मतलब नहीं। फैमिली, हमारे बच्चे भी अमेरिका में है और बाहर भी हैं। तो हम लोग 24 घंटे यहाँ 20-30 लोगों की रुकने खाने की व्यवस्था रखते हैं दिल्ली के अंदर। और यहाँ लोग आते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, चर्चा करते हैं और विचार विमर्श करते हैं और फील्ड में काम कर रहे हैं। हम लोग बाहर नहीं दिखाते हैं, बाहर दिखाएं तो फेल कर देंगे। अभी आप कमजोर हैं, जब आप अंदर अंदर मजबूत हो जाएंगे तो कोई समझ नहीं पाएगा आप में कितनी ताकत है, कहाँ कितने लोग हैं। तो वही सब कार्यक्रम चल रहा है। आपने धैर्य पूर्वक हमारी बात जितने साथियों ने सुनी, उसका बहुत बहुत आभार। पीसी चौरसिया सर ने हैंड रेज किया हुआ है, सर से आग्रह है कि सर अपनी बातें रखें। आदरणीय डॉक्टर पीसी चौरसिया सर, स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। इस प्रबुद्ध मंच पर जुड़े हुए सभी सम्माननीय साथियों को मेरा हार्दिक सादर प्रणाम है। देख पा रहे हैं कि जी आवाज आ रही है, बोलिए बोलिए सर। आज
ओबीसी समाज लगभग पूरे देश में जाग रहा है, जागने की दिशा में बढ़ रहा है। और अभी हमारे पूर्व जो वक्ता बोल रहे थे, बहुत ही महत्वपूर्ण और सारगर्भित बात उन्होंने कही है। और इस दिशा में अपने अपने स्तर पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उन सबको संयोजित करने की जरूरत है और एक कोई व्यापक योजना बना करके इसके लिए पूरे देश भर में जो संगठन और लोग काम कर रहे हैं उनको एक मंच पर संयोजित करके और एक नई रणनीति, व्यापक रणनीति बनाने की जरूरत है। जो जिस डिपार्टमेंट में, जिस विंग में जिस तरह का काम कर रहे हैं उनको आपस में कनेक्ट करने की जरूरत है। निश्चित रूप से धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में ओबीसी समाज के लोग काम कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जो काम करते हैं और जब कभी कोई व्यक्ति अपनी कहीं बात रखता है तो हमारे लोगों की हमने एक प्रवृत्ति देखी है पिछड़ों की, उसके पिछड़ेपन का कारण भी यही है कि हम उनको संयोजित नहीं करते हैं, हम उसको अपना विरोधी मान बैठते हैं, या कहीं हमारे अंदर कोई एक संकीर्ण मानसिकता या जेलसी रहती है, उसे चाहे आप जातिवाद कह लें या व्यक्तिवाद कह लें। इन सब से हमको ऊपर उठना होगा और उसको अपने सिस्टम का अंग मानना पड़ेगा। जब हम इस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा कारवां कनेक्ट हो जाएगा, हमारी जंजीर, हमारी चैन बन जाएगी पूरी देश में, ग्राम से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक, और हम निश्चित रूप से अपने कार्यक्रम में सफल होंगे। तो इस दिशा में हमने देखा है कि हम जिन जिन लोगों से जुड़े, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं लेकिन आपस में कनेक्टिविटी नहीं है। उसके लिए कोई प्रोग्राम, रूपरेखा बनाई जाए और एक 5-6 दिन का पूरा राष्ट्रीय अधिवेशन वैचारिक लगाया जाए और उसमें केवल सिस्टम पे काम हो, उसमें भाषणबाजी पे काम ना हो, पूरा सिस्टम पे काम हो कि कैसे हमारा सिस्टम, हम लोग काम करेंगे विभिन्न डिपार्टमेंटों को, प्रत्येक डिपार्टमेंट के क्या काम रहेंगे, पूरे वर्ष भर की गतिविधियां क्या रहेंगी, पूरा वार्षिक कैलेंडर क्लियर तय होना चाहिए कि हमारा उस विंग का क्या कैलेंडर होगा, वो विंग क्या करेगी पूरी वर्ष भर। इस तरीके से इस दिशा में मैं भी कुछ काम कर रहा हूं और मैंने सारे जो 21 डिपार्टमेंट है ओबीसी महासभा के माध्यम से सभी 21 डिपार्टमेंट के लिए वार्षिक कैलेंडर कार्यक्रम हम तैयार कर रहे हैं और खासतौर पर उस कैलेंडर के माध्यम से जो अभी बात बताई, 2 चीजों पर मेरा ज्यादा फोकस है। समय कम है आदरणीय, थोड़ा संक्षेप रखिएगा। जी जी जी, मेरा 2 चीजों पे फोकस ज्यादा है, एक तो आर्थिक प्लान पर और दूसरा राजनीतिक सत्ता को प्राप्त करने पर। तो इन्हीं दोनों के लिए मैंने व्यापक एक योजना तैयार की है। हम चाहेंगे कि जून जुलाई में या मई जून में जब भी विचार बने, एक राष्ट्रीय अधिवेशन बुलाया जाए और उसमें सबके समक्ष उसको, उस योजना को, कार्य योजना को रखा जाएगा और जैसी सहमति बनती है आप सभी की, उस तरीके से हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो चूंकि समय कम है और मैं अपनी बात को अब यहीं समाप्त करता हूँ। जय ओबीसी, जय संविधान, जय भीम।